हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एचयूएस ट्यूब पे। माई सेल्फ प्रेम सागर शुक्ला। आई डिड बीएससी इन फिजिक्स फ्रॉम बनारस यूनिवर्सिटी एंड आल्सो एमएससी इन फिजिक्स फ्रॉम बनारस यूनिवर्सिटी। करंटली आई एम परस्यूइंग पीएचडी इन फिजिक्स फ्रॉम आईआईटी रुड़की। आई आल्सो क्वालिफाइड गेट एग्जामिनेशन इन फिजिक्स एंड आईआईटी। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, इस चैनल पे आपको बीएससी या यूपी बोर्ड से रिलेटेड, 12th से रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड वीडियोज मिलती रहेंगी। और अगर आप PhD या अदर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आपके लिए वीडियोज मिलती रहेंगी। और अगर आप इंजीनियरिंग या नीट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको इस चैनल पर वीडियोज मिलती रहेंगी। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कूलम्ब्स लॉ पर। आज ही मेरी वीडियो कूलम्ब्स लॉ पे है, तो इसमें हम सीखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ क्या है। देखते हैं कूलम्ब्स लॉ। Coulomb measured the force between 2 point charges and found that it varied inversely as the square of the distance between the charges and was directly proportional to the product of the magnitude of the two charges and acted along the line joining the two charges। जो फोर्स है वो चार्जेस के, तो दो चार्जेस Q1 Q2 हों और वो r दूरी पे सेपरेटेड हों, तो जो कूलम्ब फोर्स है वो F इक्वल्स टू KE, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कूलम्ब कांस्टेंट, और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इट मीन्स ये फोर्स जो है चार्ज की मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड कर रही है और उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अगर हम चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं तो ये फोर्स इंक्रीज होगी, और अगर हम उनके बीच की चार्जेस के बीच के सेपरेशन को बढ़ाते हैं तो फोर्स घटेगी, और अगर हम चार्ज की सेपरेशन को कम करते हैं तो फोर्स बढ़ेगी। हाउ डिड कूलम्ब अराइव एट दिस लॉ फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। तो कूलम्ब ने कैसे ये लॉ, अपने एक्सपेरिमेंट को कैसे लॉ बना दिया। कूलम्ब यूज्ड अ टॉर्जन बैलेंस फॉर मेजरिंग द फोर्स बिटवीन टू चार्ज मेटालिक स्पेयर। तो कूलम्ब ने दो चार्ज मेटालिक स्पेयर्स के बीच में फोर्स मेजर किया यूजिंग टॉर्जन बैलेंस, तब उन्होंने इसको फाइनली वेरीफाई किया और इस लॉ को दिया। और हम आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं। कूलम्ब्स लॉ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। कूलम्ब्स लॉ ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, ये बात हमेशा ध्यान रखें। अगर कहीं पे भी चार्ज लीनियर चार्ज हो या सरफेस चार्ज हो तो हम उसे उसके पॉइंट चार्ज में ब्रेक करके उसमें कोई स्मॉल एलिमेंट लेके हम उस पे कूलम्ब्स लॉ लगाते हैं। और Coulomb's law valid for macroscopic and microscopic distances. It means Coulomb's law बड़ी से बड़ी दूरी और छोटी से छोटी दूरी तक भी एप्लीकेबल है। यहाँ तक कि वो 10⁻⁻10 मीटर की दूरी तक भी एप्लीकेबल है, और लार्जेस्ट डिस्टेंस पे भी। मीन्स अगर हमारे चार्जेस कितनी भी दूरी पे सेपरेटेड हों तो भी उनके बीच कुछ ना कुछ कूलम्ब फोर्स लगता ही है। और अगर हमारे चार्जेस, अगर ये हम मान लें कि ये हमारा एटम है और ये न्यूक्लियस है, तो इनके बीच में भी ये फोर्स लगता है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि कूलम्ब्स लॉ अधिक दूरी और कम दूरी के लिए, दोनों के लिए वैलिड है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो शॉर्ट रेंज होती है। इट मीन्स वो 10⁻⁻15 ऑर्डर के अंदर ही काम करती है। लेकिन यहाँ पे ऐसी बाउंडेशन नहीं है, ये लॉन्ग डिस्टेंसेस और शॉर्ट डिस्टेंसेस दोनों के लिए भी वैलिड है। इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पे, अगर ये चार्ज Q1 है और चार्ज Q2 है तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ फोर्स इज इक्वल टू A Q1 Q2 by r square. Here A, I am replacing A by K. This is Coulomb constant and Q1 Q2 by r square, where K is the Coulomb constant। और हम जानते हैं कि Coulomb constant की जो वैल्यू होती है वो होती है बट इन फ्री स्पेस। इन फ्री स्पेस के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फ्री स्पेस के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.9875 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें यूनिट्स का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन कभी कभी डायमेंशन पे भी आ जाते हैं। तो आगे मैंने इसकी डायमेंशन नोट की हुई है, और मुझे पता है कि आप लोग 11th में
डायमेंशन निकालना सीख गए होंगे। फर्दर अगर मैं कभी किसी कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो उसमें जो भी क्वेश्चन डायमेंशन से आया एक ही जगह पे सारे क्वेश्चन को करवा दूंगा जो कि डायमेंशन से रिलेटेड होंगे। देखते हैं फिर 1/4 epsilon naught is known as permittivity of free space. The value of epsilon naught equal to 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हम बताना चाहेंगे जो k है वो डिपेंड करता है, k वैल्यूज डिपेंड्स ऑन यूनिट्स ऑफ चार्ज की यूनिट पे, डिस्टेंस की यूनिट पे और फोर्स की यूनिट पे डिपेंड करता है, एंड आल्सो डिपेंड्स ऑन मीडियम बिकॉज इन केस ऑफ मीडियम epsilon naught becomes epsilon and epsilon equal to epsilon naught k, where k is dielectric constant। और फिर हम देखेंगे आगे फाइनली इन मीडियम force becomes 1/4 by epsilon, here not epsilon naught, it becomes epsilon in case of medium। In case of medium the force becomes 1/4 by epsilon q1 q2 by r square, where epsilon is epsilon naught k, where k is relative permittivity or we say k is dielectric constant, where k equals to epsilon upon epsilon naught equals to epsilon r, where this is known as dielectric constant or specific inductive capacitance। ये एक रेशियो है इसलिए ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो अगर कभी भी आपको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की यूनिट या डायमेंशन पूछे तो आप कह सकते हैं कि एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। और इस वैल्यू को भी याद रखें फॉर फ्री स्पेस k इक्वल्स टू 1, मेनली k इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो इस बात को भी ध्यान रखें। जनरली हम बता देते हैं आपको वाटर के लिए जो k की वैल्यू है वो होती है 81, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती तो इसलिए एक नंबर है 81, इसे याद रखें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंडक्टर k equals to infinity, conductor k equals to infinity, dielectric constant of a conductor is infinity। f dash मीडियम में जो फोर्स है वो होता है 1/4 by epsilon naught k q1 q2 by r square, this value is only in free space, f in free space, then is divided by k, then f dash by f equals to 1 by k, or we know that k is always greater than 1, that's why k is always greater than 1, that's why f dash is less than f medium is less than f free space। तो यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर हम दोनों चार्जेस को मीडियम में ले जाते हैं तो वहाँ पे जो कूलम फोर्स होती है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 1 से ज्यादा हो जाता है, इसलिए वो डिविजिबल में है, इसलिए कूलम फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाती है। यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ देखते हैं कि एप्सिलॉन इक्वल टू जो डायमेंशन है वही एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन है, क्योंकि एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के की कोई डायमेंशन नहीं होती, इसलिए जो एप्सिलॉन की डायमेंशन है वही एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन हो जाती है। ये डायमेंशन होती है m-1 l-3 t4 a2, इसे याद रखें। और हमने जैसा कि बताया था आपको कि k की कोई डायमेंशन नहीं होती, इसलिए यहाँ पे m0 l0 t0 a0। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब हम कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखेंगे, तो स्टूडेंट्स आप बहुत ध्यान दें, एक चार्ज q1 है और एक चार्ज q2 है। तो हमें पता है कि आप वेक्टर पढ़ चुके होंगे 11th में, और यहाँ पे आप अटेंशन बनाए रखें। तो यहाँ पे देखते हैं फोर्स ऑन चार्ज q1 ड्यू टू चार्ज q2 इज F12 एंड यूनिट वेक्टर direction of q2 charges r12 and unit vector direction of q2 to q1 is r21। बट हम जानते हैं कि सेम चार्जेस q1 q2 आर बोथ आर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं, सेम चार्जेस हैं, पॉजिटिव या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हैं, तो इस पॉजिटिव के कारण यहाँ पे फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, और यहाँ का यूनिट वेक्टर है इस डायरेक्शन में। सिमिलरली इस चार्ज के कारण यहाँ पे फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में F12 वेक्टर, और यूनिट वेक्टर जो है इसका वो है इस डायरेक्शन में। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि जो यूनिट वेक्टर्स हैं करेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन में, जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो फोर्स से अपोजिट है। यहाँ पे देखते हैं F12 मॉडुलस ऑफ F12 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ F21 इक्वल टू 1/4 epsilon naught k q2 to r square, जो दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट रहती हैं हमेशा।
तो ये देखें, अब आर कैप इक्वल्स टू आर वेक्टर बाई मॉडुलस ऑफ आर, then it becomes 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 by r21 of the square and multiply by vector r21 by modulus of r2. It becomes 1 upon 4 pi epsilon naught k q1 q2 r21 cube in the direction of r21 vector, and f12 equals to minus, you see that f12 is opposite in f12 and r12 directions is opposite to each other, and here we say that this shows repulsion, which we know already. Like charges repel each other, is shown here. And finally we calculate f21. It also shows this is minus 1 upon 4 epsilon naught k equal to r21 q r21 vector. So like charges are always repel each other. फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगर चार्जेस, एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव हो, Q1 पॉजिटिव और Q2 नेगेटिव हो, तो जो फोर्स Q1 पे जो फोर्स है Q2 की वजह से F12 वेक्टर, और जो Q2 पे फोर्स है Q1 की वजह से F21 वेक्टर, उनके यूनिट वेक्टर इन सेम डायरेक्शन में। अगर हम देखते हैं दिस इज यूनिट वेक्टर R12 का, दिस इज यूनिट डायरेक्शन, एंड दिस इज R21 कैप विच इज लाई इन Q2 टू Q1 डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फोर्स और उसके यूनिट वेक्टर्स उस डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, सो इट इज शोन हियर। फिर हम बात करते हैं डायमेंशन की। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डायमेंशन है कूलम्स कांस्टेंट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कूलम कांस्टेंट की और परमिटिविटी की। कूलम कांस्टेंट की डायमेंशन को हमेशा याद रखें। तो हम कैलकुलेट करते हैं इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर बाई कैलकुलेट कर, तो हमें कूलम कांस्टेंट इक्वल्स टू फोर्स डिस्टेंस का स्क्वायर बाई चार्ज इनटू चार्ज। तो हम जानते हैं कि फोर्स की जो डायमेंशन होती है mlt माइनस 2, और जो डिस्टेंस की होती है एल होती है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे एल स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल्स टू आई टी होता है, यहाँ पे ए टी हो जाएगा और ये भी ए टी हो जाएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एम एल थ्री टी माइनस 2 यहाँ पे है, बट ये दोनों टी ऊपर जाएंगे, टी माइनस 4 हो जाएगा, और ये मिलके स्क्वायर होगा, बट ये ऊपर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। तो हमें डायमेंशन मिल जाएगी ml3 टी माइनस 4 ए माइनस 2। तो ये होती है हमारी कूलम कांस्टेंट की डायरेक्शन, से हमेशा याद रखें और इसे निकालना सीख लें, तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कोई भी फॉर्मूला याद होता है तो उसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अभी तक हमने कूलम्स लॉ पढ़ा जिसमें हमें दो चार्जेस के बीच फोर्स को कैलकुलेट करना सीखा। अगर हम एक सिस्टम कंसीडर करें जिसमें कि n नंबर ऑफ चार्जेस हों, तो हम वहाँ पे कैसे किसी एक चार्ज पे फोर्स को कैलकुलेट करेंगे और कैसे हम फोर्स को डील करेंगे। तो हम आपको कुछ पॉइंट्स बताते हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि हम कैसे फोर्स को डील करेंगे। एक्सपेरिमेंटली इट इज वेरीफाइड दैट फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस is the vector sum of all the forces on that charge due to the other charges taken one at a time। यहाँ पे देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई क्यों हुआ, किसी भी चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो उस चार्ज पर अदर चार्ज द्वारा लगाए गए फोर्स के सम के बराबर होगा। उससे हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, द इंडिविजुअल फोर्सेस आर unaffected due to the presence of the other charges। This is termed as the principle of superposition। तो हम ये समझते हैं कि अगर ये कोई चार्ज है, मानिए ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, ये Q3 है और ये Q4 है, तो अगर हमें इस चार्ज पे इन सब की वजह से फोर्स कैलकुलेट करना है तो इन चार्ज का आपस में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। ये सेपरेटली इस चार्ज पे अपना फोर्स लगाएंगे और उसे हम कूलम्स ग्रुप में दो चार्ज में ब्रेक करते लेंगे। Q2 चार्ज तो लगाएगा फोर्स F12 है, Q4 चार्ज तो लगाएगा फोर्स F14 है, और Q3 चार्ज तो लगाएगा फोर्स F13 है। तो अगर हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हम F इक्वल टू F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14 कैलकुलेट करेंगे तो हमें नेट फोर्स मिल जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से हम
मल्टीपल चार्जेस के बीच में भी कूलम्ब लॉ को यूज करके नेट फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम देखते हैं कि अगर चार्जेस पॉइंट चार्जेस ना होके लीनियर फॉर्म में हो, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन हो चार्जेस का, और अगर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो वहां पे फोर्सेस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे लाइन चार्ज दिया हुआ है, तो हमें पता है कूलम्ब लॉ जो वैलिड है पॉइंट चार्ज के लिए, तो हम यहाँ पे स्मॉल सेगमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लैम्डा इक्वल क्यू अपॉन एल। तो यहाँ पे हम स्मॉल सेगमेंट लेंगे, तो यहाँ पे डी क्यू डीएल लेंथ में डी को चार्जेस होंगे, तो डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी। हमें पता है एफ इक्वल्स टू क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, तो डी एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इक्वल क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, where r cap is the field vector. If you want to calculate f net, then it is integration of df. We calculate integral L 1/4 pi epsilon naught lambda dl q naught by r square r cap. Then it becomes q naught upon 4 pi epsilon naught L lambda by r square dl r cap. Similarly हम अगर कोई चार्ज सरफेस दिया हुआ है तो भी हम वहाँ पे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन चार्ज अपॉन एरिया। तो अगर कोई हम एलिमेंट लेते हैं dq का, तो dq इक्वल्स टू सिग्मा ds। तो यहाँ पे अगर df देखें तो इट बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर आर कैप। फर्दर अगर dq की वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ, तो देखते हैं कि f इक्वल्स टू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिविजन ऑफ सिग्मा आर स्क्वायर ds आर कैप। तो फर्दर दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं charge density equal to q by v, then f equals to rho dv, f equals to q naught by 4 pi epsilon naught integration of rho upon r square dv r cap. Volume charge density rho equals to q by v, dq equals to rho dv. Then f net equals to q naught upon 4 pi epsilon naught integral rho upon r square dv r cap. तो दोस्तों इस तरीके से हम देख सकते हैं दो पॉइंट चार्जेस हैं तो हम इजीली कूलम्ब्स लॉ से फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मिनी नंबर ऑफ चार्जेस आ जाए तो भी हम सुपरपोजिशन का यूज करके वहाँ पे नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास एक पॉइंट पे कहीं चार्ज निकालना है तो हम सारे चार्जेस का उस पॉइंट पे फोर्स कैलकुलेट करते हैं और सब कुछ सम करके उस सिस्टम का फोर्स नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं। कंक्लूजन पे आते हैं, देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि कूलम्ब्स लॉ जो वैलिड है वो स्मॉल डिस्टेंसेस से लेके लार्ज डिस्टेंसेस तक वैलिड है, और कूलम्ब्स लॉ ऑलवेज वन चार्ज के लिए वैलिड है। और अगर दो चार्जेस के बीच कूलम्ब्स लॉ इजीली हम लगा लेते हैं, बट अगर चार्जेस की संख्या बढ़ जाए तो हम वहाँ पे अदर चार्जेस की वजह से फोर्स कैलकुलेट करेंगे और सारे फोर्स का सम लेके सुपरपोजिशन का यूज करके वहाँ पे नेट फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और तो गाइस लाइक माय वीडियो और सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज शेयर इट। आप इस वीडियो को शेयर करें जिससे इन स्टूडेंट को जो इस कोविड-19 की प्रॉब्लम की वजह से उनकी स्टडी नहीं हो पा रही है, ये अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन्हें स्टडी करने के लिए हेल्प मिले और वो घर बैठे ही अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो HOSTube पे लाता रहूं और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छे से चलती रहे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।